जंसुराज की तरफ अपनी पार्टी का विलय कर लिया। अब कहा यह जा रहा है कि हरनौत से उनकी बेटी चुनाव लड़ेंगी। दूसरी चर्चा यह है कि हरनौत से क्या नीतीश कुमार के बेटे चुनाव लड़ेंगे, ये भी चर्चा है। तो आरसीपी सिंह की बेटी बनाम नीतीश कुमार के सुपुत्र की लड़ाई होगी, ये भी देखना दिलचस्प होगा। और लड़ाई होगी तो किस तरह की लड़ाई होगी, क्योंकि हरनौत से पहले नीतीश कुमार भी लड़ते रहे, ये उनका विधानसभा क्षेत्र भी रहा है, इसलिए ये चर्चा का विषय बन रहा है कि आखिरकार होगा क्या। हाँ, अब एक सवाल है जो कि कल परसों से लगातार चल रहा है कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार में महाजंगल राज है। तो क्राइम और जो लगातार जो क्राइम की घटनाएं आ रही हैं और देखा गया किस तरीके से इतने बड़े व्यवसायी की हत्या होती है पटना में, और उसके बाद और भी तमाम घटनाएं हैं, क्या अब इन सब घटनाओं की तुलना 2005 से पहले जो घटनाएं हो रही हैं उससे किया जा सकता है, या उससे ज़्यादा स्थिति खराब है जैसा कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं? देखिए अंकित, एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2005 से पहले जिसको जंगल राज कहा जाता है, वो दौर आप ये देख लीजिए कि वो 90 से 2005 के बीच की घटना थी। इनफैक्ट आप कह लीजिए तो 90 से 2003-4 तक की ये घटना थी। और उस घटना का असर ये रहा कि 2005 से लेकर के 2025 तक आप ये देख लीजिए तो लालू प्रसाद सत्ता में आ नहीं सके, सत्ता से बाहर हो गए और जंगल राज लोगों की जुबान पर घूमने लगा। पर बड़ा सवाल ये है कि 20 साल का जो फर्क होता है, जो 2005 में पैदा भी हुआ है उसको वोटिंग राइट मिल चुका है, वो तो कहानी सुनता है ना, पर असलियत में वो जो देख पा रहा है उसमें देख रहा है कि ये तो नीतीश कुमार के शासन में ऐसा हो रहा है। पहले बहुत सारी ऐसी घटना घटी है और उसमें सत्ता शामिल होता था, इसके भी कई सारे प्रमाण हैं। और ये मैं नहीं कहता हूं, बड़े बड़े नेता कहते हैं, मैं उनके द्वारा कही हुई बातें कह रहा हूं। तो सवाल ये उठता है कि भले ही 20 साल पहले कुछ होता हो, लेकिन 20 साल तक जनता ने एक बेहतर शासन के लिए, बेहतर प्रशासन के लिए, जंगल राज से मुक्ति के लिए किसको बिठाया? नीतीश कुमार को बिठाया। अब नीतीश कुमार बैठ तो गए हैं, पहला 10 साल 12 साल नीतीश कुमार का शासन बड़ा शानदार रहा। हाँ। 2010 में जब नीतीश कुमार जीतते हैं और 2012 में उनके भीतर एक महत्वाकांक्षा पनप उठती है कि वो प्राइम मिनिस्टर मटेरियल है, और 2012 के बाद से उनका पूरा पॉलिटिक्स प्राइम मिनिस्टर बनने की तरफ बढ़ता हुआ नजर आता है। 2014 में वो बीजेपी से अलग चुनाव लड़ जाते हैं, उनकी बुरी हालत होती है, 2 सीट पर सिमट जाते हैं। फिर 2017 में आपको याद होगा 2015 में आरजेडी और जेडीयू मिलकर के चुनाव लड़ती है, बीजेपी को हराती है, बीजेपी बुरे तरीके से हारती है, बीजेपी का विजय रथ बिहार में ही रुकता है। और उसके बाद फिर से क्या होता है, तो 2017 में नीतीश कुमार पाला बदल लेते हैं। और नीतीश पाला बदलते हैं और फिर बीजेपी के साथ आ जाते हैं। 2019 में बीजेपी के साथ जाते हैं और 40 में से 39 सीट जीतते हैं। लेकिन 2020 में वही नीतीश महज 12,500 वोट के अंतर से सरकार बना पाते हैं, जिसको लेकर के आरजेडी और कई आरजेडी के घटक दल सवाल उठाते हैं कि किस तरीके से प्रशासन के दम पर जबरदस्ती तेजस्वी को हराया गया। ये आरोप भी लगा, लेकिन आप मानिए कि प्रशासनिक अमले पे आरोप लगाना विपक्ष का कई बार काम भी रहा है, लेकिन नीतीश कुमार महज 12,500 से जीत पाते हैं और उनकी सीटों की संख्या घट करके 43 पर पहुंच जाती है। और यही बताता है कि नीतीश कुमार किस तरीके से लोकप्रियता की शिखर पर नीचे जा रहे हैं, उनका मूवमेंट ऊपर नहीं बल्कि नीचे हो रहा है। और उसके बाद क्या होता है कि 2020 में नीतीश तीसरे नंबर पे होने के बावजूद सीएम बने रहते हैं। तो 2020 में ही लोगों ने नकार दिया था कि नीतीश को सीएम नहीं बनना चाहिए, बीजेपी बनाती है। फिर नीतीश 2022 में बीजेपी को झटका देते हैं और आरजेडी के साथ चले आते हैं। और आपको याद होगा 2024 के जनवरी महीने में फिर बीजेपी के साथ चले आते हैं, फिर लोकसभा चुनाव लड़ते हैं और इस बार 40 में से 30 सीट एनडीए जीतती है। पर अब 2025 का विधानसभा चुनाव है, 2019 में 40 में से 39 जीतती है, तो 2020 में नीतीश कुमार को चुनाव जीतने में ना को चने चबाना पड़ता है।
उनको कहते हैं ना, उनकी बुरी हालत होती है और महज 12,500 वोट से जीतते हैं। और 2024 में 40 में से 30 सीट एनडीए जीतता है। तो अब 2025 में स्थिति क्या होगी? स्थिति अच्छी होगी क्या? अब मुझे तो इसकी गुंजाइश कम दिखाई पड़ती, अगर आप मुझे पूछें तो। अगर आने वाले समय में कुछ और अच्छा कर लें तो शायद स्थिति बेहतर हो जाए, लेकिन एनडीए का जो सारा इंडिकेशन है वो मुझे कतई अच्छा नहीं दिख रहा है। तो इसके पीछे इशारा जो ये है कि विजय सिन्हा भी बोल इशारा रहे हैं। आप देखिए, कानून व्यवस्था जो सबसे बड़ा अस्त्र था नीतीश कुमार की सरकार का, वो भोथड़ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अरे भाई, पटना के सड़कों पर गोपाल खेमका का मर्डर हो जाता है और पुलिस 1.5 घंटे बाद पहुंचती है। पुलिस के पहुंचने से पहले पप्पू यादव पहुंच जाते हैं। तो आपको नहीं लगता है कि पुलिसिंग पर यह बड़ा सवाल है? विजय सिन्हा सवाल कर रहे हैं। हाँ, और विजय सिन्हा डिप्टी सीएम है। मैं वही कह रहा हूं। अब आप देखिए कि मुहर्रम पे लड़ाई होती है और जिस तरीके से हत्या होती है, आप ये देख लीजिए, लोगों को काट दिया जाता है, दरोगा को चाकू मारा जाता है, इस तरह की घटना रोज हो रही है और ये सुर्खियां बटोर रही है। तो जो सबसे बड़ा अस्त्र नीतीश कुमार का था, अब लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या ये महाजंगल राज का सूचक है। अब देखिए, 2 बात मैं कहना चाहूंगा अंकित, उससे आप समझ लेंगे कि आरजेडी परिवारवाद पे डिफेंसिव हो जाती थी। इस बार आयोग के सदस्य ऐसे बने, कोई चिराग पासवान के जीजा बने, कोई जीतन राम मांझी के परिवार से बने, फिर अशोक चौधरी के दामाद बने। वार्ड आयोग के सदस्य जो बने, उसके बाद से आरजेडी ऑफेंसिव हो जाती, एग्रेसिव हो जाती और ये पूरे एनडीए को नेशनल दामाद आयोग कहने लगती है। मतलब जो परिवारवाद का आरोप आरजेडी पर लगता था, अब वही काउंटर अटैक करती और वो कहती है कि एनडीए नेशनल दामाद आयोग बन गया। तो अब आप समझिए कि किस तरह का गेम खेल रही है एनडीए, कि वो बैठे बिठाए आरजेडी के हाथ में बहुत बड़ा मुद्दा दे रही है। जो परिवारवाद पे आरजेडी भागती थी, अब परिवारवाद पे आरजेडी एनडीए को घेर रही है। अब जिस जंगल राज पे आरजेडी भागती थी, अब महाजंगल राज की संज्ञा देकर के आरजेडी एनडीए को घेर रही है।